क्या है सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में कैसे सोशल एक्शन कार्य करते हैं, कैसे यूनिट एक्ट होता है, और जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में टालकट पार्सन ने अपने सिद्धांत में कहा था, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। आपके करिकुलम में आज मैं देख रहा था तो उसमें है एक टॉपिक है जिसमें कहा गया है कि सोशल सिस्टम और थियरीज ऑफ सोशल सिस्टम, और उसमें स्पेसिफाई भी कर रखा है कि मर्टन का सोशल सिस्टम क्या है और टालकट पार्सन्स का सोशल सिस्टम क्या है। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट द थियरीज ऑफ सोशल सिस्टम, और उसमें बहुत सारी थियरीज हैं, कई सिद्धांत हैं, लेकिन आपके करिकुलम में दो सिद्धांतों की बात कही गई है जिसमें पार्सन्स के सोशल एक्शन के कॉन्सेप्ट को और सोशल सिस्टम के कॉन्सेप्ट को और मर्टन के सोशल सिस्टम के कॉन्सेप्ट के बारे में दिया हुआ है। अब सोशल एक्शन की थियरी की बात की जाए, आपको पता है कि सबसे पहले जो हम अगर बात करें कि सोशल सिस्टम का मॉडर्न सोशियोलॉजी में जो पहला योगदान कहा जाता है वो टालकट पार्सन्स का ही है, और पार्सन ने ही सबसे पहले अपने मॉडर्न सोशियोलॉजी में सोशल सिस्टम के कॉन्सेप्ट को दिया था। तो पिछले टर्म में जो अच्छा हुआ था थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं कि द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स। किसी भी सोशल सोसाइटी में, कोई सी भी सोसाइटी होगी, हर व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो प्रभावित करने वाले उसके समाज के बहुत सारे कारक होते हैं, और ये जितने भी कारक हैं ये सारे कारक ही मिल करके सोसाइटी को वो बनाते हैं, और सोसाइटी के कारक के रूप में आपको दिखाई देते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले होते हैं। इसमें जितने भी व्यक्ति की जो व्यवहार है ये सारे व्यवहारों की एक क्रियाविधि बनती है जिसको उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर कहा। अर्थात कई फैक्टर्स के साथ जब वो प्रभावित होगा व्यक्ति का व्यवहार तो उसके बहुत सारे एक क्रियाविधि बनेगी, और उस क्रियाविधि को मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर आप कह सकते हैं कि कैसे किन परिस्थितियों में किस प्रकार से वो बिहेव करेगा, इस बात पे उसके व्यवहार डिपेंड करते हैं। और जो मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट करता है मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर का, वो मूलली 4 तरह के सिस्टम्स की बात टालकट पार्सन ने अपने सिद्धांत में की थी, और ये 4 प्रकार के जो सिस्टम हैं ये व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। इट मीन्स कि जैसा आपका सामाजिक व्यवस्था होगी वो आपके व्यवहार को प्रभावित करेगी, और आप जैसा व्यवहार करेंगे उस हिसाब से आपकी सामाजिक व्यवस्था भी व्यवहार करेगी। इट मीन्स कि इंडिविजुअल और सिस्टम आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। जो व्यवस्था है और जो व्यक्ति है, व्यवस्था और व्यक्ति दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये सोशल एक्शन की थियरी में पता चलता है कि दोनों ही, जो इंडिविजुअल है और जो सिस्टम है, वो दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सोशल सिस्टम की थियरी में 2 प्रकार की थियरीज की बात करते हैं। एक है पार्सन्स थियरी ऑफ सोशल सिस्टम, जिसमें थोड़ा बहुत हमने आपसे यूनिट एक्ट के बारे में चर्चा किया था और कुछ उसके सिस्टम्स के बारे में बताया था। और दूसरा जो सिद्धांत है सामाजिक व्यवस्था का वो है मर्टन्स का, या मर्टन का सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत। तो सोशल सिस्टम थियरी एक्चुअली जो टालकट पार्सन ने दिए, आपको पता ही है कि सोशल सिस्टम की थियरी को सबसे पहले प्रपोज करने वाले टालकट पार्सन ही थे, और इन्होंने ये कहा कि जो वर्ल्ड है, जो हमारा ये संसार है, यह संसार पूर्ण है ना। जैसे एक संस्कृत में श्लोक भी कहा जाता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात यह संसार पूर्ण है, और इस पूर्ण में से यदि कोई अंश आप इसका निकालेंगे तो वो तब पर भी वो पूर्ण ही बचेगा। उस पूर्ण में कुछ निकाल लीजिए, उस पूर्ण में कुछ डाल दीजिए, तब पर भी वह पूर्ण की तरीके ही होता है। और इस पूर्णता का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देते हैं माँ को। माँ अपने आप में पूर्ण है, और माँ जब किसी बेबी को जन्म देती है तो उसी माँ के अंश से ही वो बेबी का जन्म होता है, और बेबी भी अपने आप में पूर्ण होता है, फिर भी माँ पूर्ण की तरीके बनी होती है। तो इस रेफरेंस में अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को जोड़ें तो द वर्ल्ड इज एब्सोल्यूट,
जो संसार है वह पूर्ण है, और जितने भी प्रयास आप किए जा रहे हैं इस सोसाइटी में, इस संसार में जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो इसी बात के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि इसकी यूनिटी इंटीग्रिटी को बनाए रखा जाए। हर प्रयास इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए कि जो हमारा संसार है, इस संसार की एकात्मकता को और इसकी एकता को कैसे बनाया रखा जा सके, इसके लिए सभी समाजों को, सभी प्रकार के व्यवस्थाओं को कार्य करने की जरूरत है। इसके लिए वो सोसाइटी में बात करते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, इस समाज में बहुत सारे इसके कारक हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं। जैसे हमने सिस्टम के बारे में बात ही किया था पहले कि सिस्टम क्या है, तो सिस्टम अखंड नहीं है, उसके कई पार्ट्स हैं, और ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं किसी भी सोशल सिस्टम के, वो आपस में एक दूसरे के साथ एकात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड हैं। तो ये डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसके, वो सोशल सिस्टम में जुड़े हुए हैं, जो मिल करके उसका एक यूनिक प्रतिमान, एक यूनिक पैटर्न को बना करके उसका नाम देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था साइकिल की। और ऑल दीज पार्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट। जितने भी किसी भी व्यवस्था के जितने भी भाग हैं वो सब आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे साइकिल है तो साइकिल का हैंडल, पैडल, चक्का, पहिया, टायर, ट्यूब, ब्रेक, कैरियर, है ना, चेन स्प्रॉकेट, ये सारी चीजें आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ संबंधित है, तभी वो सिस्टम कार्य करता है। लोएस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ सोशल सिस्टम इज कॉल्ड एज यूनिटेक्ट, जिसको कि टालकट पार्सन ने कहा कि जो सबसे बेसिक जो उसका इकाई है, जो फंक्शनल, जो कार्यात्मक इकाई है, उसको टालकट पार्सन ने यूनिट एक्ट कहा है। ऐसे सोशल एक्शन की थियरी में उन्होंने बताया, और इसी से एक्शन की थियरी को टालकट पार्सन ने सोशल बिहेवियर के रूप में बताया है। वो कहते हैं कि दो लोगों से कम दो लोगों से मिलकर के कोई व्यवस्था बनती है, और उस व्यवस्था के लिए उनका ये मानना था कि जो व्यवस्था बनना है उस व्यवस्था के लिए दो लोग हैं। एक ईगो है जिसको उन्होंने कहा कि वह क्या है, कर्ता है, एक्टर, है ना, या किरदार जिसे आप कह लीजिए। एक कर्ता है जिसको उन्होंने कहा ईगो, और जिसके संदर्भ में वो क्रिया कर रहा है, जिसके भी संदर्भ में कर्ता कोई क्रिया कर रहा है, उसको उन्होंने कहा कि वो एल्टर है। ये उनकी टर्मिनोलॉजीज हैं, फिर से आपसे चर्चा कर रहे हैं। टालकट पार्सन ने टर्मिनोलॉजीज रखी इसकी कि एक है ईगो और दूसरा है अल्टर। ईगो कौन है, कर्ता है या किरदार है। अल्टर कौन है, जिसके संदर्भ में वो क्रिया की जा रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। फिर नेक्स्ट उन्होंने बात कि कोई भी एक्शन, ईगो कोई भी कार्य करेगा, कर्ता कोई भी कार्य करेगा, किरदार किसी भी सोसाइटी में किसी भी फंक्शन को यदि परफॉर्म करेगा, इट मस्ट हैव एनी पर्पज, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। उद्देश्यहीन कोई भी कर्ता कार्य नहीं करेगा। और हो सकता है कि उस कर्ता को कार्य करने के लिए एक से अधिक उद्देश्य भी हो। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही उद्देश्य के लिए कर्ता कार्य करेगा। कर्ता के समक्ष बहुत सारे उद्देश्य भी हो सकते हैं, और जिन उद्देश्यों को कार्य करने के लिए वो अपने एक्ट को करेगा, जो एक्शन करेगा, हो सकता है कि उस कार्य को करने के लिए बहुत सारे विकल्प उसके समक्ष हो। ऑब्जेक्टिव एक है, उस एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उसके बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि आपको सागर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में आना है, तो शिक्षा शास्त्र विभाग में आने के लिए ऐसा नहीं कि केवल एक ही रास्ता है, आप कई रास्तों से आ सकते हैं। आप तहसीली से आ सकते हैं, सिविल लाइन से आ सकते हैं, पथरिया से आ सकते हैं, या उधर जंगलों में फांद करके भी आप आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्शंस, इधर हॉस्टल की तरफ जाएंगे तो उधर से भी रास्ते हैं, वहां से भी पगडंडी के माध्यम से आ सकते हैं। तो देयर आर मेनी ऑप्शंस, एक से अधिक उसके पास विकल्प होते हैं, जिन विकल्पों पर चल करके वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सकता है। और बिहेवियर ऑफ ईगो डिपेंड्स ऑन सोशियो कल्चरल सिचुएशंस। जो ईगो है अर्थात जो कर्ता है, इस कर्ता का व्यवहार डिपेंड करेगा कि उसकी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल लिया था अफगानिस्तान का हाल ही में हुआ घटनाक्रम, वहां के लोगों के जो व्यवहार हैं इन सिचुएशंस में, वहां के सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी हैं, उस हिसाब से वो अपने व्यवहार को कर रहे हैं। जैसी परिस्थितियां बदल रही हैं तो उनके व्यवहार भी परिवर्तित हो रहे हैं। आज की डेट में वहां स्थिति काफी भयावह बनी हुई है।
हालांकि बार बार तालिबान सबको अपना दे रहा है संदेश की डरने की जरूरत नहीं है। फिर अगली बात वो करते हैं कि केवल व्यक्ति के अंदर के ही व्यवहार, मतलब जो सोशियो कल्चरल सिचुएशंस ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसके लिए व्यक्ति का अपना जो जैविक कह लीजिए क्रियाविधि है, उसकी जो अपनी जैविक बनावट है, बायोलॉजिकल मेकअप, वो भी व्यक्ति को प्रभावित करती है। उसका अपना जो उसकी हेरिडिटी क्या है ना, उस किस प्रकार के गुण उसके माँ बाप से उसको मिले हैं, हेरिडिटी आनुवंशिक रूप से किन चीजों को उसने प्राप्त किया है, वो ये सारा मिलकर के उसका इंटरनल फैक्टर बनाता है जो हेरिडिटी और पर्सनालिटी के रूप में दिखाई देता है। ये बायोलॉजिकल मेकअप इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। तो जो एक्शन है, किसी भी कर्ता का जो क्रिया है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी बाहर की कैसी परिस्थितियां हैं, उसके अंदर की कैसी परिस्थितियां हैं। अर्थात उसके जो आंतरिक कह लीजिए कि उसकी जो आंतरिक व्यवस्था है ना, व्यक्ति के अंदर की व्यवस्था किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी हेरिडिटी और पर्सनालिटी पे, और बाहर किस पे डिपेंड कर रही है, उसके सोशल और कल्चरल सिचुएशंस पे। इन दोनों के इंटरेक्शन के माध्यम से ही उसका एक्शन डिसाइड होता है या उसका सोशल बिहेवियर डिसाइड होता है। इसीलिए टालकट पार्सन ने, या आप सोशल एक्शन की थियरी में कह सकते हैं कि जो सोशल बिहेवियर है, अर्थात जो सामाजिक व्यवहार है, उसको आप पर्यायवाची के रूप में रह सकते हैं क्रिया के रूप में। जैसा आपका सामाजिक व्यवहार होगा वैसी ही आप क्रिया करेंगे, है ना। हालांकि अगर आप शाब्दिक पर्यायवाची नहीं कह सकते, इसको शाब्दिक पर्यायवाची नहीं है, लेकिन भाव यदि आप समझिए तो जिसका जैसा सामाजिक व्यवहार होगा उसी तरह का वह क्रिया करेगा। तालिबान का जैसा सामाजिक व्यवहार है, लोग जैसा जानते हैं वैसा वो व्यवहार कर रहा है। इसके पहले गनी की जब गवर्नमेंट थी तो उनका जैसा व्यवहार था, सामाजिक व्यवहार, उस समय में लोग उस तरह से बिहेव करते थे। तो ये सोशल बिहेवियर व्यक्ति के एक्शन को, क्रिया को प्रदर्शित करता है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। सोशल एक्शंस कौन कौन से हैं? तो 3 प्रकार के सोशल एक्शंस की हमने पहले बात करी आपसे, सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम और पर्सनालिटी सिस्टम। सोशल सिस्टम में अंतः क्रियाएं, उनके संबंध और उनके बीच आपस में भूमिकाओं का निर्वहन, और सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत आपके जो मूल्य हैं, जो विश्वास हैं और जो परंपराएं हैं, उनको सम्मिलित कर सकते हैं। और पर्सनालिटी सिस्टम में व्यक्ति की अभिवृत्तियां, उनकी अभिप्रेरणाएं, उनके विचार और उनके संवेगों को आप सम्मिलित कर सकते हैं। इन 3 प्रकार के सोशल एक्शंस के बारे में टालकट पार्सन ने पहले किया, बाद में उन्होंने बायोलॉजिकल सिस्टम को और जोड़ा। ठीक है, पहले उन्होंने जो डिस्क्राइब किया था वो केवल 3 ही प्रकार के सोशल सिस्टम की बात करी थी, 3 ही प्रकार के सिस्टम की बात किया था, एक सोशल सिस्टम को, दूसरा कल्चरल सिस्टम को, चौथा पर्सनालिटी सिस्टम को अर्थात सामाजिक व्यवस्था, दूसरी सांस्कृतिक व्यवस्था और तीसरी व्यक्तिगत व्यवस्था को ही उन्होंने परिभाषित किया था। जो चौथे प्रकार की व्यवस्था की हम आपसे बात कर रहे हैं, ये चौथे प्रकार की व्यवस्था टालकट पार्सन ने अपने सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत में बाद में जोड़े हैं। ठीक है, और बाद में उनको समझ आया क्यों इसको जोड़े, तो उनका ये कहना था कि किसी भी इंडिविजुअल का सरवाइव करना, किसी भी व्यक्ति का अपने समाज में जीवित रहना इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी हैं, उसके पास पैसा कितना है, अर्थ कितना है, ताकि वो अपने को सरवाइव कर सके। यदि किसी के पास पैसा नहीं है तो निश्चित रूप से अपनी सोसाइटी में उतनी डिग्निटी के साथ वो सरवाइव नहीं करेगा, और पैसे के लिए आप चाहे भीख मांगिए, चाहे किसी भी तरीके पैसे की आवश्यकता आपको पड़ेगी, और यदि वो नहीं होगा तो बहुत दिन तक आप सरवाइव नहीं कर सकते। एंड विदाउट इकोनॉमिकल सिस्टम एनी इंडिविजुअल डज नॉट सरवाइव। कुछ दिन तो भले वो रह लेगा लोगों के दया पात्र बन करके, लेकिन हमेशा के लिए समाज में वो नहीं बन सकता है। द बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेंस इज इकोनॉमी। इसलिए जो अर्थव्यवस्था है वह व्यक्ति के जीवन के अस्तित्व की सबसे आधारभूत बात उन्होंने कही है, इसीलिए उन्होंने एक सिस्टम के रूप में इसको बनाया है। बाकी आप जो सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, पर्सनालिटी सिस्टम देख रहे हैं, इसलिए एक अलग व्यवस्था आपकी इकोनॉमी की व्यवस्था चलती है, और उस इकोनॉमी की व्यवस्था में आप अपने जीवन के अस्तित्व के लिए लड़ाई करते हैं। इस तरह से जो मानव व्यवहार का जो मैकेनिज्म है वो 4 प्रकार की व्यवस्थाओं को इंक्लूड करता है, या 4 प्रकार की क्रियाओं को इंक्लूड करता है। एक जो अपने समाज में करता है, दूसरा जो अपनी संस्कृति में करता है, चौथा जो अपनी उसकी
व्यक्तित्व की वजह से उसके अंदर चलता रहता है। और चौथा आप कह सकते हैं उसकी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसका जो अर्थतंत्र से बना हुआ व्यवस्था है। ये चार प्रकार की व्यवस्थाएं मिलकर के व्यक्ति के एक्शन को, व्यवहार को निर्धारित करती है। फंक्शनलिज्म के कई एस्पेक्ट्स आपको मिलते हैं, जिसमें कुछ नाम है ऑर्गेनिज्मिक फंक्शनलिज्म, जिसे आप सावयवी प्रकारवाद कहते हैं, विश्लेषणात्मक प्रकारवाद या एनालिटिकल फंक्शनलिज्म, ह्यूमनिस्टिक फंक्शनलिज्म या मानव शास्त्री आप कह सकते हैं। विनीत म्यूट कर लीजिए। सर म्यूट है मेरा तो। और उसके बाद तीसरा उन्होंने कहा मानव शास्त्रीय प्रकारवाद, और चौथा उन्होंने कहा समाजशास्त्री प्रकारवाद, जिसे उन्होंने सोशियोलॉजिकल फंक्शनलिज्म के नाम से जाना है। तो पार्सन्स का प्रकारवाद है, ये बाकी सारे प्रकारवाद से अपना एक अलग अपना स्थान रखता है। और इस प्रकारवाद में उन्होंने इन सारे प्रकारवादी विश्लेषणों से अपना अलग एक व्यवहार प्रस्तुत किया है। पार्सन्स का मानना था कि जो प्रकारवादी मूल्य हैं, जो प्रकारवाद है वो मूल्यों में ज्यादा विश्वास करता है, अर्थात उस प्रकार के मूल्य, उस प्रकार के वैल्यूज जिसमें सोसाइटी के प्रत्येक मेंबर्स का एक्सेप्टेंस है, जिसको बिना किसी वाद विवाद के व्यक्ति आपस में मान लेते हैं, उसको उन्होंने कहा कि वो हमारे वैल्यूज हैं। और एनानिमसली अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो सभी लोगों का विश्वास यदि उस सामाजिक मूल्य में होगा तो उस सोसाइटी में इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि सब लोग एक ही प्रकार के मूल्य में विश्वास करेंगे। जैसे हमने कहा ईमानदारी, तो सब लोग उसमें विश्वास करते हैं, उसको सब लोग वैल्यू देंगे, सब लोग उसकी बात को मानेंगे। और किसी भी सिस्टम को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सोसाइटी उसकी अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल करे। यदि समाज अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल नहीं करता है तो, या उसकी जो पूर्व आवश्यकताएं उसको यदि फुलफिल नहीं करता है तो वो सोसाइटी सरवाइव नहीं करेगी। हर समाज की अपनी एक आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को यदि समाज में फुलफिल नहीं किया गया तो वो समाज कोलैप्स कर जाएगा, वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जैसे मानव के लिए रोटी कपड़ा मकान और सुरक्षा जरूरी है, उसी प्रकार से समाज के लिए भी कुछ आवश्यकताएं हैं, और यदि ये आवश्यकताएं पूर्ण नहीं की जाएंगी तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और इसके लिए 4 पूर्व आवश्यकताओं की बात करते हैं किसी भी सोसाइटी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए। पार्सन्स का विश्वास है कि 4 फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स हैं किसी भी सोसाइटी की, जो उस व्यवस्था को बनाए रखती हैं। तो 4 व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं और क्यों जरूरी हैं? पहली बात तो यही कहते हैं कि हर सोसाइटी में बहुत सारे, किसी भी सोसाइटी में जो लोग हैं उनके बहुत प्रकार की आवश्यकताएं हैं, और ये जो आवश्यकताएं हैं वो अपनी हर आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि आवश्यकताएं अपार हैं। कहते हैं ना कि मनुष्य की इच्छाएं तो अपार हैं और सब कुछ को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। और जिन आवश्यकताओं को वो पूर्ण करने की कोशिश करता है, उन आवश्यकताओं की पूर्णता के लिए वो संघर्ष करते हैं। ज्यादा अगर आपकी आवश्यकता होगी तो उसकी उपलब्धता कम होगी, मांग और पूर्ति का सिद्धांत, और इसलिए वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स जन्म लेंगी। यदि आवश्यकताएं ज्यादा होंगी तो उसकी उपलब्धता कम होगी, और इसलिए वहां पर कई प्रकार की समस्याओं का जन्म होगा। और ये जो समस्याएं हैं यही किसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकताएं भी हैं। यदि ये समस्याएं ना हो तो वह सोसाइटी नहीं चल पाएगी।
और इन समस्याओं का समाधान करना, इन समस्याओं का निदान करना बहुत जरूरी होता है समाज के हित के लिए। यदि आप इन सामाजिक समस्याओं का अगर आपने निराकरण नहीं किया तो उस स्थिति में वो सोसाइटी सरवाइव नहीं करेगी। सोसाइटी सरवाइव करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि समाज में उठने वाली इन समस्याओं को आप समाधान करें। ये कौन कौन से हैं, तो इसके लिए उन्होंने एक गाली का कॉन्सेप्ट दिया। पहला उन्होंने बात करी गोल अटेनमेंट की, जिसे आप जीए कह सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा एडाप्टेशन की, जिसको आप अनुकूलन कह सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही लेटेंसी की, जिसे आप कह सकते हैं यथास्थिति बनाए रखना। और चौथी बात उन्होंने कही इंटीग्रेशन की या एकीकरण की बात उन्होंने कही है। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। पहली बात पर्सन ने कही गोल अटेनमेंट की। क्या है गोल अटेनमेंट, अर्थात लक्ष्य प्राप्ति क्या है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनका मानना था, उन्होंने कहा कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था हो, वो चाहे प्राचीन हो, पुरातन हो, जटिल हो, सिंपल हो, किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था अगर होगी, निश्चित रूप से उस सामाजिक व्यवस्था की बहुत सारे उद्देश्य होंगे। एक उद्देश्य पे कोई भी सामाजिक व्यवस्था नहीं चलेगी। और जितने लक्ष्य उसके समक्ष आते हैं, वो सामाजिक व्यवस्थाएं उन सभी लक्ष्यों को अटेन करने की कोशिश करता है। ये अलग बात है कि सामाजिक व्यवस्था उसको प्राप्त कर सके या ना कर सके। जैसे हम इंडियन अगर रेफरेंस में बात करें तो हमारी सामाजिक व्यवस्था, मान लीजिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को मानते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उद्देश्य में रखता है कि समाज किसी भी या राष्ट्र किसी भी स्तर पर लिंग, भाषा, जाति, प्रांत के आधार पर भेद नहीं करेगा। लेकिन क्या हम इस गोल को अटेन कर पाए हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये शनई शनई धीरे धीरे आगे हो सकता है अटेन भी कर भी लें, है ना। बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी और कुछ समय और अगर बीतेगा तो हो सकता है कि आप इन चीजों को अटेन कर लें, लेकिन लक्ष्य आपके समक्ष हैं और तभी सामाजिक व्यवस्था आपकी चल रही है। तो प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि विदाउट ऑब्जेक्टिव सोशल सिस्टम मे नॉट फंक्शन। कहते हैं ना कि आप हवा में तीर तो चलाएंगे नहीं है। यदि आपको कार्य करना है, जैसे आपको डिजर्टेशन के लिए रिसर्च करना है, टॉपिक आपको लेना है, तो कोई ना कोई आपका ऑब्जेक्टिव होगा ना कि आप कोई समस्या चुनेंगे, उस समस्या के उद्देश्य बनाएंगे, उसकी परिकल्पनाएं बनाएंगे, तब ना आप रिसर्च करेंगे। यही सेम है कि सामाजिक व्यवस्था तब तक कोई कार्य अपने प्रकार को नहीं करती है जब तक उसके पास कोई ऑब्जेक्टिव ना हो। उद्देश्यहीन कोई भी प्रकार नहीं होगा सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में यदि कोई फंक्शन होगा, फंक्शन मतलब आप समझ रहे हैं, प्रकार है। यदि कोई फंक्शन होगा तो इट मस्ट बी इन लाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव। वो किसी न किसी उद्देश्य के दृष्टिगत रख करके भी आप वो कार्य करेंगे। जैसे वो एग्जांपल लेते हैं, स्टेट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स। यदि राज्य है, राज्य का मतलब आप ये प्रांत से नहीं समझिएगा, राज्य मतलब एज ए होल भारत को यदि आप राज्य समझते हैं, वो एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसका प्रमुख कार्य यही है कि अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। ये पहला फंक्शन है। इसी चीज के लिए देखिए बॉर्डर पे इतनी बड़ी सेना लगी रहती है ताकि दूसरा कोई आपके राज्य में, आपके टेरिटरी में न घुसने पाए। तो पहली उसकी एग्जांपल, तो ये उसका उद्देश्य है। ये आपके राज्य का, या आप भारत, अगर भारत को एक राज्य के तरीके समझ रहे हैं, तो इस राज्य का पहला काम है कि अपने नागरिकों को सिक्योरिटी दे, सुरक्षा दे। ये उसका पहला फंक्शन है। अब जैसे अफगानिस्तान में वहां के लोग ही भागने लगे क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जो राज्य आ रहा है, जिसका राज्य होगा तालिबान का, उसमें उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। इसलिए लोग प्लेन पे भी अपने मरने के लिए वो गिर जाएंगे, क्या हो जाएगा, उनकी जीवन रहेगी कि नहीं रहेगी, भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी नहीं है वो स्टेट का। अब उनके उद्देश्य अगर इस तरह की सिक्योरिटी अगर वो रखेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में वो भी अगर अपने को बदल पाए तो व्यवस्थाएं वहां की बदलेंगी। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि यदि कोई डेमोक्रेटिक स्टेट है, स्टेट में भी ऑटोक्रेटिक में भी डेमोक्रेटिक, कोई सा भी स्टेट आप ले सकते हैं, ऑटोक्रेटिक
स्टेट की अपनी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसके अपने उद्देश्य होंगे, और जो डेमोक्रेटिक स्टेट है उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जैसे डेमोक्रेटिक स्टेट में हम लोग एक डेमोक्रेटिक कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं, या दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है, तो यहाँ पर हर व्यक्ति को राइट टू वोट है, हर व्यक्ति का मताधिकार है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अगर डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो सब लोग वोट दे सकते हैं, किसी को आप मना नहीं कर सकते, और सभी लोगों के समक्ष समान अवसर होंगे किसी भी चीज के लिए, अवसरों की समानता होगी उनके लिए। इसीलिए 1986 की पॉलिसी में 12वें भाग में अवसरों की समानता की बात जोड़ी गई। तो ये गोल अटेनमेंट है। आपकी सोसाइटी यदि डेमोक्रेटिक स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के चल रहे हैं तो उसके जितने आइडियल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी भारतीय संविधान के संवैधानिक जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को आप एक उद्देश्य के रूप में ले सकते हैं। भारत कहता है, जैसे आप कहते हैं ना प्रियम्बल में, हम भारत के लोग, है ना, भारत को एक संपूर्ण संप्रभुता संपन्न, ऐसे जो स्टेटमेंट है आपके प्रियम्बल की, उसमें इसी बात को रेखांकित किया गया है कि आत्मार्पित करते हैं। ये उद्देश्य है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के इस सामाजिक व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, इन उद्देश्यों को लेकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गढ़ा गया। तो ये एक उद्देश्य के रूप में है। या यदि आप अगर फैमिली सिस्टम की बात करें, परिवार के अगर उद्देश्यों की बात करें, तो जनरली भारतीय परिदृश्य में यदि हिंदू में अगर हम बात करें तो ज्येष्ठाधिकार होता है ना, सिस्टम ऑफ प्राइमोजेनिचर। यहाँ पर जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, पुराने समय से अगर देखते आइए तो ज्येष्ठ पुत्र को ही परिवार को चलाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये एक भारतीय समाज में, अपनी जाति व्यवस्था में कह लीजिए, अपनी धार्मिक व्यवस्था में यदि आप कह लीजिए, तो यहाँ पर एक प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है कि हम इन चीज को फॉलो करते हैं, इन चीजों के लिए हम कार्य करते हैं। अर्थात फैमिली में भी सिस्टम ऑफ प्राइमोजेनिचर आपको दिखाई देता है। ज्येष्ठाधिकार, जो सबसे बड़ा पुत्र होगा उस परिवार का, वो परिवार के भरण पोषण की बाकी सारी जिम्मेदारी, जो उत्तरदायित्व होंगे, उसका उसको निर्वहन करना होता है ना। कहते हैं कि बड़े बेटे की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, छोटा बेटा भले कुछ ना करे लेकिन बड़े बेटे की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। ये हमारी सामाजिक व्यवस्था को चलाने की, उस फैमिली की, उस परिवार की व्यवस्था को चलाने का एक उद्देश्य कह लीजिए, उद्देश्य के रूप में आपको दिखाई देता है। मैडेबल, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है। उन्होंने कहा एडाप्टेशन की, या जिसे आप कहते हैं अनुकूलन, एडाप्टेशन दैट इज अनुकूलन। अनुकूलन के लिए उन्होंने कहा कि कोई सी भी समाज होगी, वो चाहे आदिम समाज हो या कोई सा भी समाज अगर होगा, तो उसके अंदर एक विशेष क्षमता होती है अपने आप को एडॉप्ट करने की। वो सारी सामाजिक व्यवस्थाएं इसीलिए बनी होती हैं कि वह अनुकूलन करे। किसी भी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए अनुकूलन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस बात को उन्होंने कहा कि एडाप्टेशन ऑफ सोशल सिस्टम इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यदि कोई सामाजिक व्यवस्था अपने आप को बदलते हुई सामाजिक परिवर्तनों में यदि वह एडॉप्ट नहीं करेगी, तो उस स्थिति में वह सामाजिक व्यवस्था नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एडाप्टेशन ये सतत चलती रहेगी। आज सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो सकता है, सामाजिक परिवर्तन से आने वाली व्यवस्था बदल जाए। जैसे अगर एजुकेशन को आप एजुकेशन सोशल सिस्टम समझ रहे हैं, तो कोविड-19 के पहले इस एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा दीक्षा या पढ़ाई लिखाई का जो व्यवस्था थी वो फेस टू फेस में डिफरेंट प्रकार की थी। लेकिन इन परिस्थितियों में आने के बावजूद भी इस एजुकेशन सब सिस्टम ने, जो सोसाइटी का एक सिस्टम है, अपने आप को एडॉप्ट किया कि जब हम फिजिकल मोड में लोग नहीं आ सकते या कोविड फैलने के चांसेस हैं, तो हम ये शिक्षा दीक्षा, ये मतलब लेक्चर का माध्यम या परीक्षा के माध्यम को कैसे हम करें। तो इसके लिए उसने दूसरा सिस्टम इजाद किया, ऑनलाइन के लिए। हालांकि पहले से था, लेकिन इन सारे चीजों को अपना करके उसने ऑनलाइन सिस्टम से चीजों को हमारे समक्ष रखा। तो ईच कंपोनेंट ऑफ सोशल सिस्टम परफॉर्म्स इट्स फंक्शन। एडाप्टेशन करने के लिए
इस सामाजिक व्यवस्था के प्रत्येक कंपोनेंट, ये जो विश्वविद्यालय एक सिस्टम है, तो विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं कि केवल शिक्षक ही अपने आप को अडॉप्ट किए, ऐसा नहीं है कि हम ही केवल अडॉप्ट किए और आपको इस तरह से शिक्षण कार्य करा रहे हो। जितने शिक्षक थे सब लोगों ने अडॉप्ट किए, और कहीं ना कहीं आपने भी अपने आप को अडॉप्ट किया है। यहाँ के जो परीक्षा विभाग है उसने भी अपने आप को अडॉप्ट किया है, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी अपने आप को अडॉप्ट किया है। तो ईच कंपोनेंट, प्रत्येक घटक जो है वो इस सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से काम करने के लिए, अपने प्रकार्य को करने के लिए, वह अपने परिणामों में या उनके अपने प्रकार्य में उन्होंने चेंजिंग ले आए हैं, तो वो एडॉप्ट करने की बात है। टू परफॉर्म इट्स फंक्शन मेनी प्रॉब्लम्स अपीयर। जब हम लोग शुरू में किए, इस बात को शुरू किए, तो बहुत सारी हम लोगों को भी समस्याएं आई, स्टूडेंट्स को भी समस्या आई। जैसे पहली बार आप लोग जब मेड के पेपर दे रहे थे तो आप लोगों को बहुत सारी समस्याएं आई, हमें भी बहुत सारी समस्याएं आई अडॉप्ट करने के लिए। तो अनुकूलन जो है उसको करने के लिए आपको बहुत सारे समस्याएं आपके समक्ष आएंगी, और इसलिए यहां पर श्रम का विभाजन होगा। जब सामाजिक व्यवस्था अपने आप को अनुकूलित करेगी, जब सामाजिक व्यवस्था अपने आप को अडॉप्ट करेगी नए सिचुएशंस में, नई परिस्थितियों में, तो वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर होगा, वहां पर श्रम का विभाजन होगा, उस कार्य को उस हिसाब से बिखराया जाएगा, बांटा जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि जो टेक्निकल ज्यादा हो इन सब सारे क्षेत्रों में, वो दूसरे लोगों को बताने का उसको श्रम विभाजन किया कि भाई आप इनको इस तरह के कार्य करें, जो टेक्निकल कार्य उस तरह के करने वाले उनको सौंपा जाए। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में आना शुरू होगा। और जब व्यक्ति के श्रम का विभाजन होगा तो उनकी भूमिकाओं का भी विभाजन होगा। जब आप श्रम का विभाजन करेंगे तो एक काम को करने के लिए किसी को असाइन करेंगे, आप उनके रोल को निर्धारित करेंगे, तो रोल का भी निर्धारण यहां पर होगा। एन एडाप्टेशन इज कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ एनी सोशल सिस्टम बाय पार्सन। टालकट पार्सन ने एडाप्टेशन को किसी भी सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कही है, कि यह उस सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा है, लाइफलाइन है। अगर समाज को चलाना है, जैसे वो देखते हैं आप लोग, वो निकलता है आपकी, जब जब कोई एडमिट रहता है तो उसके हार्ट का ईसीजी होता है और लगातार एक लाइन दिखाता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ग्राफ बनता रहता है। जब तक वो ऊपर नीचे कर रहा है तब तक तो आपकी जिंदगी चल रही है, और जैसे ही एक डेड लाइन हो गई वैसे ही आपकी इहलीला समाप्त। यही बात सामाजिक व्यवस्था के लिए है। यदि आपकी सामाजिक व्यवस्था में आपके उसके विभिन्न जो कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स यदि अपने आप को अनुकूलित करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो सामाजिक व्यवस्था चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। और यदि उसके कंपोनेंट्स या वो सामाजिक व्यवस्था अपने आप को उस व्यवस्था के हिसाब से या उस नए परिदृश्य में अपने आप को यदि अनुकूलित नहीं करेगी, तो वो मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके विश्वविद्यालय में जो फी इंक्रीमेंट है, मान लीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट देना बंद कर दिया। अब ग्रांट देना बंद कर दिया और विश्वविद्यालय को अपने काम को परफॉर्म करना है, तो वो क्या करेगा, फीस बढ़ा देगा। जहां आपसे कासन मनी 3,000 लिया जा रहा था, वहां हो सकता है आपसे 5,000 या 6,000 कासन मनी लिया जाए। तो इस तरह से फी इंक्रीमेंट करके, फी को बढ़ा करके वह अपने आप को अनुकूलित करने की कोशिश करता है, वह अपने आप को एडॉप्ट करने की कोशिश करता है कि इन परिस्थितियों में भी कैसे विश्वविद्यालय की कार्यविधियों को चलाया जाता रह सके। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि भारतीय समाज में जो लिंग संबंध है अर्थात जो जेंडर रिलेशन है, वो बहुत ही जटिल समस्या के रूप में आपको दिखाई देती है, जिसमें जो असहाय, पीड़ित और शोषित है, वो बेसहारा है। मतलब महिला, जो भारतीय नारी की अगर आप बात करें, ये जो वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, कि शुरुआती दौर से ही महिलाओं को कहा जाता है कि वो शोषित हैं, पीड़ित हैं, असहाय हैं, बेसहारा हैं, है ना, वो अपने से अपना कार्य नहीं कर सकती। तो इस प्रकार जब बातें सोसाइटी में आपकी व्याप्त हैं, तो सोसाइटी ने क्या किया कि एक एडाप्टेशन निकाला। क्या एडाप्टेशन निकाला कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए उसने भारतीय संविधान में बहुत सारे जो लक्ष्य निहित थे उसको ध्यान में रखते हुए सामाजिक व्यवस्था आपकी असफल न हो जाए, इसलिए
तमाम वुमेन एम्पावरमेंट के आंदोलन चलाए गए। अब देखिए, तमाम नारी मुक्ति आंदोलन भारतीय समाज में चलती रहती है, और इस वजह से तमाम, इसमें हर्षद मेहता, वो एक मेहता कमेटी बनी, उसने बहुत प्रकार के बात करी। अभी भारत सरकार ने भी किया है कि घर की जो सबसे वृद्ध महिला होगी उसी को मुफ्त अनाज का जो सिस्टम चल रहा है, उसमें यदि आप देखिए तो मुफ्त अनाज उसी परिवार को दिया जाएगा जिस परिवार में, उसी के नाम दिया जाएगा जिस परिवार में सबसे वृद्ध जो महिला होगी, पुरुष नहीं, जो महिला सबसे ज्यादा उम्र दराज होगी उसी के नाम वह मुफ्त अनाज वाला सिस्टम चलेगा। और यदि कोई आदमी यदि कोई जमीन खरीदता है तो उसमें यदि महिला के नाम यदि आप रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें 2% आपको छूट मिलेगी। तो ये सारे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, महिलाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति के प्रावधान किए गए, महिलाओं के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना की गई। ऐसे बहुत सारे सरकार, भारतीय संविधान में चूंकि इस बात को लिखित है, ऐसे बहुत सारे वो ऐसे प्रोग्राम्स लेकर के आई है, ताकि जो महिलाओं की स्थिति है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में कह रहे हैं कि लिंग के आधार पर भी भेद नहीं किया जाएगा, तो वो चीज को हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए तमाम वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट्स चलाए गए। और ये जो मूवमेंट्स हैं, ये सोसाइटी अपने आप को अडॉप्ट कर रही है। कैसे? जो आपने गोल अटेनमेंट, जो आपने गोल निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों के लिए आपको प्राप्त करना है तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, महिलाओं को भी वो अधिकार देने पड़ेंगे। आज की डेट पे तालिबान का स्टेटमेंट है कि अफगानिस्तान में भी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करेंगी। किसी जमाने में उनको हिजाब में बंद करके घर में एक वस्तु के तरीके समझा जाता था, लेकिन व्यवस्था उनको अगर अडॉप्ट करना है, यदि तालिबान को अपनी राजसत्ता का दूसरे देशों के साथ यदि उनको देना है तरजीह या उनको मान्यता देनी है, तो उनको ये कार्य करने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत सारे राष्ट्र उनको मान्यता ही नहीं देंगे। फिर कुछ गिने चुने राष्ट्रों के साथ उनके संपर्क होंगे, दुनिया में अलग थलग हो जाएगा। तो ये तमाम ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप सोसाइटी में बहुत सारे देख सकते हैं जो अनुकूलन को, एडेप्टेशन को बताते हैं। और यदि एडेप्टेशन नहीं होगा तो उस सामाजिक व्यवस्था को चलाना नामुमकिन है। इसीलिए टालकट पार्सन ने इसको लाइफ लाइन कहा है, या लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है किसी सामाजिक व्यवस्था की। तीसरी बात कही टालकट पार्सन ने इंटीग्रेशन की। लेटेंसी वाला छूट गया क्या? तीसरी बात उन्होंने कही इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेट करने के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि लेटेंसी की भी बात उन्होंने कही थी। लेटेंसी के लिए उनका ये मानना था कि जो सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं। एक तो एडॉप्टेशन की बात हो गई कि वो अपनी सोसाइटी में चीजों के साथ एडॉप्ट करता है, और दूसरी जगह पे टालकट पार्सन कहते हैं कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था अपने साथ उस सामाजिक व्यवस्था के मूलभूत ढांचे को यथास्थिति भी बनाए रखती है। देखिए कितना कंट्रोवर्शियल बात उन्होंने कही है। एक तरफ क्या कह रहे हैं, एक तरफ बात कह रहे हैं कि सोसाइटी, समाज अपने गोल को प्राप्त करने के लिए वह समाज में अपने आप को एडॉप्ट करेगा, और दूसरी बात कह रहे हैं कि उसमें कुछ लेटेंसी भी है, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो उस सामाजिक व्यवस्था को एज सच, जैसे है वैसे ही बनाए रखने की कोशिश करता है। लेटेंसी क्या होती है? लेटेंसी होती है छुपी हुई कोई चीज, जैसे आप कहते हैं लेटेंट हीट, है ना, गुप्त उष्मा जिसे आप कहते हैं। तो इसी बात को रेखांकित करते हुए टालकट पार्सन ने कहा कि हर सामाजिक व्यवस्था में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो तमाम प्रयासों के बावजूद, आप नाक रगड़ लीजिए, एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, फिर भी वो व्यवस्था अपने अंदर कुछ ऐसी चीजों को छुपा करके रखी है, यथास्थिति बनाए रखी है, जो उस सामाजिक व्यवस्था में आज भी ऐसे ही बनी रही। अर्थात किसी व्यवस्था की ऐसी स्थिति बहुत विचित्र होती है कि एक ओर तो उस व्यवस्था से आशा की जाती है कि वो अपनी पहचान को बनाए रखे, जिसमें एडाप्टेशन की बात कही आपने, और साथ ही साथ उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह बराबर अनुकूलन भी करती रहे। एक तो यथास्थिति बनाने की बात हो गई, लेटेंसी की बात हो गई, यथास्थिति बनाए रखना है, और दूसरा वो कहते हैं कि वो अपने
वह लगातार अनुकूलन भी करती रहे। ये दोनों ही अपेक्षाएं किसी भी सामाजिक व्यवस्था से की जाती है, और इसी कारण पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा अपने मूल रूप से जो प्रकारात्मक अवधारणा है, अन्य सारे से वह अलग प्रकार के अपने प्रकारात्मक सिद्धांत प्रस्तुत करती है। लेटेंसी को कैसे आप कह सकते हैं? लेटेंसी क्या चीज है? जैसे आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो ये जो जाति व्यवस्था है ना, एक तरफ हमने कहा अडॉप्ट करने की बात, लेकिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल उसका जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था में क्या है, आप बहुत कुछ कर लीजिए, सारा आपने व्यवस्थाएं बना ली है ना, ये सारी व्यवस्थाएं आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी आप सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। कितना ही प्रयास कर लीजिए आप, आज की भी डेट में बहुत पढ़े लिखे लोग भी या उच्च स्तर पर किसी भी व्यवस्था अगर आप देखिए तो वहां पर जाति व्यवस्था आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। अर्थात व्यवस्था के प्रतिमान को बनाए रखने की जो समस्या है वह इस तथ्य में निहित है कि सामाजिक व्यवस्था में कार्य करने वाले कर्ता किस प्रकार अपने कार्यों को संपादित करते हैं। भाई एक्टर है, ईगो है, वो अपने कार्य को कर रहा है, लेकिन वो अपने कार्य को कैसे संपादित करेगा, वो कहां से मोटिवेट हो रहा है, इसकी अपनी आवश्यकताएं और भूमिकाएं, उसकी अपनी इफिशियंसी क्या है, इन सब चीजों पर व्यवस्था की बात निर्भर करती है कि जो एक्टर है, जो ईगो है, वो कैसे अपने कार्य को परफॉर्म कर रहा है। जबकि जो व्यवस्था है वो लगातार इस संघर्ष को निराकरण करने के लिए वो प्रयास करती रहेगी कि व्यक्ति किसी व्यवस्था में कार्य करता है तो उसके स्वयं के या परिवार के बहुत सारे ऐसे तनाव आते हैं, व्यक्ति भी ऐसे बहुत सारे तनाव में कार्य करता रहता है और इसी तनाव से गुजरता रहता है। तो इन दोनों स्थितियों में अगर आप देखिए तो सामाजिक व्यवस्था अपनी संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करती है। भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था है इसमें बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, आज से नहीं, ये जो जाति व्यवस्था है बहुत सदियों से चलती चली आ रही है, सैकड़ों साल 200 साल हो गई होगी ये जाति व्यवस्था ऐसी चलती चली आ रही है। और बहुत बड़े परिवर्तन के बाद भी, जबकि आपकी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो संविधान है वो भी जाति व्यवस्था के अस्तित्व को नकारता है कि कोई भी समाज में जाति व्यवस्था, हमारे समाज में जाति व्यवस्था नहीं होगी, सब लोग एक जैसे होंगे, न कोई ब्राह्मण होगा, न कोई क्षत्रिय होगा, न कोई वैश्य होगा, न कोई शूद्र होगा, सब लोगों की इसके अस्तित्व को नकारता है कि जाति व्यवस्था नहीं चलेगी। लेकिन इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी जन्म से ही व्यक्ति का सामाजिकरण जाति की पृष्ठभूमि में इतना गहरी तरीके से होता है कि वो जाति व्यवस्था एज सच वैसी ही बनी हुई है। ब्राह्मण का घर में जन्म लेने वाला बालक को वही सारी चीजों की शिक्षा दी जाएगी, वो जाति में उस जाति में जन्म लेने की वजह से उनके समक्ष वो चीज है, उनकी पृष्ठभूमि ऐसी बनी हुई है कि जाति व्यवस्था को आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं, या व्यवस्था के जो सदस्य हैं वो जाति के मानक को तोड़ना भी नहीं चाहते। जनरली देखिए कितनी हमारी सोसाइटी में एक तरह से कह लिए कि वो इतने हम रिजिड हैं या लेटेंसी को धारण किए हुए हैं कि एक जाति से दूसरी जाति में विवाह नहीं हो सकता है ना, जबकि साइंस इसकी परमिशन देता है। लेकिन ये लेटेंसी है, ये यथास्थिति बनाए रखने की बात है, जहां पर जाति व्यवस्था आज भी हमारे समाज में एज सच बनी हुई है। इस बात को टालकट पार्सन अपने सिद्धांत में बताए लेटेंसी के रूप में कि क्या है लेटेंसी, यथास्थिति कैसे बनाए रखती है। इतने सारा कुछ होने के बावजूद भी जाति व्यवस्था कितने गहन रूप से बनी हुई है, ये जाति व्यवस्था का एग्जाम्पल। चौथी बात वो कहते हैं इंटीग्रेशन की, जो कि एकीकरण से बात उन्होंने अपनी बात रखी है, एकता से। वो कहते हैं कि ईच सोसाइटी विश टू असिस्ट एंड इंटीग्रेट मेनी यूनिट्स ऑफ सोसाइटी। प्रत्येक सोसाइटी में वो ये बात करते हैं कि उसकी जो विभिन्न प्रकार की इकाइयां हैं, उस समाज की जितनी भी इकाइयां हैं, उन सारे इकाइयों को वह जोड़े रखने का प्रयास करता है। जैसे आप विश्वविद्यालय को एक अगर सोशल सिस्टम की तरह समझ रहे हैं, तो इस विद्यालय रूपी सामाजिक व्यवस्था में इसके सभी जितने भी कंपोनेंट्स है, टीचिंग, नॉन टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, परीक्षा, विद्यार्थियों से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित, पाठ्यचर्या से संबंधित, अनुशासन से संबंधित, परीक्षा से संबंधित जितने भी इकाइयों को आप समझ लीजिए, ये सारी इकाइयां आपस में कहीं ना कहीं इंटीग्रेट हैं। वो सामाजिक व्यवस्था इस बात का प्रयास करती है कि उस व्यवस्था की जो सभी इकाइयां हैं वो आपस में एक इकाई के रूप में रह करके कार्य करें।
अर्थात विश्वविद्यालय में जो परीक्षा विभाग है, प्रशासन है, अध्ययन अध्यापन है, अनुसंधान है, वित्तीय प्रशासन है, या फिर संसाधन के संबंधित है, ये सब इकाइयां मिलकर के अपनी व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। Therefore, hierarchy of authority to integrate the society. इसलिए प्रत्येक समाज में कुछ अथॉरिटीज को निर्धारित किया गया है। हर समाज की जो अलग अलग कंपोनेंट्स है उसके अपने कुछ प्राधिकारी हैं, और उन प्राधिकारियों में भी हायरकी है, चरण बने हुए हैं। जैसे सबसे सुप्रीम विश्वविद्यालय का सबसे सुप्रीम जो बॉस होगा वो वाइस चांसलर होगा। उसके अधीन कार्य करने वाले कुल सचिव होंगे, रजिस्ट्रार होंगे, उनके अधीन कार्य करने वाले, उसमें दो तरह के हेड्स हो गए, एकेडमिक हेड्स वाइस चांसलर, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड में भी वाइस चांसलर। अब यहाँ पे दो तरह के हो गए। जो प्रशासनिक कार्यों को चलाने वाले हैं वहां पर रजिस्ट्रार, उनके अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर्स, एलडीसी, यूडीसी, ऐसे वो चलती है। और यहाँ पर एकेडमिक कार्य को परफॉर्म करने के लिए आपके डीन्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। तो ये पूरी हायरार्की बनी हुई ताकि इन चीजों को इंटीग्रेट करके रखा जाए। विभाग को चलाना है तो एकेडमिक हेड के रूप में वहां पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जो पूरे विभाग को चलाने की उसकी उत्तरदायित्व होती है। तो ये हायरार्की यहाँ पे बनी हुई है। सिमिलरली प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सोशल यूनिट्स, केवल हायरार्की ही होनी नहीं है, यहाँ जरूरत इस बात की भी है कि उन सारे इकाइयों के बीच आपस में कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करें। ऐसा नहीं कि परीक्षा विभाग कहे कि जैसे परीक्षा होगा वैसे परीक्षा करा लेंगे, भाई हमारा तो परीक्षा कराने का काम है, आप सिलेबस कंप्लीट करिए ना करिए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी अगर व्यवस्था होगी तो वहां पर यूनिट आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन प्रत्येक इकाइयों के बीच बहुत जरूरी है किसी भी सामाजिक व्यवस्था में। Am I audible? आवाज स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल ये बात करते हैं जैसे नेशनल इंटीग्रेशन है जिसको आप कहते हैं राष्ट्रीय एकता। अब राष्ट्रीय एकता की जो बात आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बहुत जरूरी बात है कि आपकी वहां पर वो राष्ट्रीय एकता में पहले भावात्मक एकता होनी चाहिए। भाई राष्ट्रीय एकता तब तक नहीं हो सकती जब तक आप भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे। राष्ट्रीय एकता ऐसे हवा में थोड़ी ना आ जाएगी। आपको राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है कि लोग आपस में भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। तो इस चीज के लिए राष्ट्रीय एकता को यदि आपको बनाए रखना है तो इसके लिए सरकार बहुत सारी कोशिश करती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता आदि के आधार पर वैमनस्यता न फैले, इसलिए वह इमोशनल इंटीग्रेशन की बात करती है। तो ये सारे लोगों को जोड़ने की, जाति के आधार पर सबको जोड़ने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें। जहां राष्ट्र की बात आएगी वहां सब लोग अपनी बात को छोड़ने की कोशिश करेंगे कि हम व्यक्तिगत लाभ अपने छोड़ दें। उसी तरह से जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे किसी भी परिवार के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, उनके सुख दुख में आपस में एक दूसरे के साथ सहयोगी बनते हैं। सुख में उनके सुखी होंगे, हंसी मजाक करेंगे, और यदि दुख कोई आ गई तो सब लोग मिलकर के उस दुख को काटने की कोशिश करते हैं। तो ये फैमिली में इंटीग्रेशन की बात है। उसी तरह से सोशल इंटीग्रेशन जो है उसके लिए सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था की गई है कि आपके सामाजिक व्यवहार नियंत्रित हो, आप किसी की मर्डर न कर दें। इसके लिए सोशल कंट्रोल की बात की गई है। भाई आप कह रहे हैं कि हमको समाज में रहना है, हम तो दूसरे किसी की हत्या करके उनके पैसे को छीन करके राज करेंगे, तो ऐसी व्यवस्था ना बने, सोसाइटी डिसइंटीग्रेट ना हो, इसलिए वहां पर सोशल कंट्रोल की स्थिति बनाई गई है। ऐसे तमाम आपको यूनिट्स मिलेंगे जो कि सोशल कंट्रोल की बात करते हैं। तो ये चौथे प्रकार की उन्होंने बात कही जिसको इंटीग्रेशन आप कह सकते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन की वजह से सोसाइटी के प्रत्येक अंग आपस में एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं, मिले होते हैं। दूसरी बात, जो ये तो एक सिद्धांत हो गया टारगेट पर्सन का सोशल सिस्टम की थियरी। दूसरी थियरी पे हमने आपसे पहले भी चर्चा की है, हालांकि उसको यहाँ बताना ज्यादा सही होगा, है ना। जब हम लोग सोशल फंक्शन देख रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने मर्टन के सिद्धांत के कई पैराडाइम्स के बारे में बात किया था, और वे जो पैराडाइम्स है उसमें उन्होंने बात करी थी फंक्शन की, डिसफंक्शन की, मैनिफेस्टेड फंक्शन की और लेटेंट फंक्शन की। ये जो चार प्रकार के पैराडाइम्स हैं, अर्थात प्रकार, आकार, प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार, फंक्शन, डिसफंक्शन, मैनिफेस्टेड फंक्शन और लेटेंट फंक्शन, ये सारे पैराडाइम्स दिए हुए हैं मर्टन के। दो और पैराडाइम्स हैं जिनको नॉन फंक्शन और यू फंक्शन कहते हैं, जिसको आप नकार और सकार कहते हैं। ये देने वाले जो थे वो एक दूसरे सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम अभी हम बताते हैं आपको,
तो फंक्शन क्या है और डिसफंक्शन क्या है? फंक्शन का मतलब है कि दोज ऑब्जर्व कॉन्सिक्वेंसेज विच इंक्रीजेस द एडेप्टेशन ऑफ सोशल सिस्टम। प्रकार वही है जो किसी भी सामाजिक व्यवस्था की अनुकूलन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। वो परिणाम जो आपको दिखाई देंगे, जो जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन को बढ़ाने का कार्य करते हैं, और जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन को घटाने का कार्य करते हैं, वो सारे डिसफंक्शन कहलाएंगे, कार्य कहलाएंगे। मैनिफेस्टेड फंक्शन क्या है और लेटेंट फंक्शन क्या है? मैनिफेस्टेड फंक्शन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल कॉन्सिक्वेंसेज विच आर एक्सेप्टेड एंड डिजायरेबल बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सीधे आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा ऐसे परिणाम, जो सामाजिक व्यवस्था को में छुपा हुआ है, लेकिन छुपा हुआ नहीं, छुपा हुआ तो लेटेंट है। जो मैनिफेस्टेड है उस कार्य से आपको दिखाई देगा कि आप ऐसे कार्य करेंगे तो मैनिफेस्टेड फंक्शन आपको दिखाई देगा। और कुछ लेटेंट फंक्शन है, वो ऑब्जर्वेड कॉन्सिक्वेंसेज है विच आर नाइदर एक्सेप्टेड आर नॉट डिजायर्ड बाय द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ऐसे भी हो सकते हैं जो उसमें छुपे हुए हैं, हो सकता है सोसाइटी उसको स्वीकार न भी करे, या वो वांछित भी न हो। इस प्रकार के कार्य को उन्होंने लेटेंट। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। प्रेजेंटेशन तो आप लोगों ने पूरा देख लिया होगा। यस सर। कोई कोई जोड़ना चाहता है, बताना चाहता है, आप लोगों ने कोई स्टडी करी, वो कोई चीज देखा हो तो वो साझा करिए हम लोगों के साथ। नहीं,
आजकल आप लोग बहुत चुप चुप से रहते हैं, क्यों?